ये एक सवाल था। इसके बाद ये सवाल तो मैंने आपको बोला था कि भाई ये तो कैलोरीमेट्री का सवाल है। 3 किलो का हीट था, -12 पे रखा हो, इसको तो आप कर सकते हो। उसके बाद ये सवाल मैंने आपको दिया होगा बनाने के लिए, तो ये एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है। मैंने दिया था ना भाई इसको, या इसको मैंने कुछ पार्ट तो सॉल्व भी करवा दिया था ना, 1-2 पार्ट। बताओ। हाँ ठीक है, तो इसको आप लोग कर लेना। ये एनसीईआरटी में सॉल्व है, ये और ये दोनों सवाल सॉल्व किया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये सवाल भी सॉल्व किया हुआ है एनसीईआरटी का। तो आप एनसीईआरटी पलट के देखना, दोनों सॉल्व है, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो ये मोमेंटम वाला सवाल था, तो कम से कम इसी को रिवाइज करो। इसी में आप 10 बार अगर आप लिख रहे हो, मैंने 15 सवाल किए थे, 15 सवाल अगर आप लिख रहे हो, लॉस गेन का हिसाब किताब अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लॉस गेन का हिसाब किताब समझ में आ रहा है, तो सोचो आप भैया बहुत आगे निकल गए यार। करो तो, एक बार करके तो देखो, देखो कितना कॉन्फिडेंस आता है। लॉस गेन का ही हिसाब किताब है। चलो आ जाओ, हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, हीट करंट हमने डिफाइन किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, हमारे पास 3 प्रोसेस थे ना करंट। हमारे पास हीट को ट्रांसफर करने के 3 मीडियम्स, 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर था ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, तो उसमें से हम एक कंडक्शन के बारे में हमने बात की थी। हीट करंट को हमने डिफाइन किया था। हीट करंट को हमने डिफाइन कब किया था भाई? ये हीट करंट जब स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है तब हमने डिफाइन किया था ना। और ये स्टेडी स्टेट होता क्या है, बहुत समय बाद की बात होती है। जब जब जिस रॉड को एक रॉड को T1 पे मेंटेन कर रखा था, दूसरे रॉड को आपने T2 पे मेंटेन कर रखा था। ठीक है, इस रॉड को आपने T1 पे मेंटेन कर रखा था, इस रॉड को आपने T2 में मेंटेन कर रखा था। बहुत देर हो गया। बहुत देर होने के बाद क्या हुआ, ये रॉड है ना, इस रॉड का जिस रॉड के थ्रू हीट पास कर रहा था, इस रॉड का सारा टेम्परेचर जो था ना, जितना होना था ना, वो इंक्रीज कर चुका है। ठीक है, इस रॉड का जितना टेम्परेचर होना था वो इंक्रीज कर चुका है। या तो जो हीट फ्लो कर रहा था ना, वो कांस्टेंट हीट फ्लो कर रहा था किसी भी एरिया के थ्रू। अगर आप 1 यूनिट सेकंड में, 1 सेकंड में आप देख रहे थे ना कि भाई इस एरिया से कितना हीट फ्लो किया, फिर आपने वो एरिया यहाँ पे देखना शुरू किया कि भाई इस एरिया से कितना हीट फ्लो किया 1 सेकंड में, पर सेकंड इसमें कितना हीट फ्लो किया पर सेकंड का बात करते थे, तो सारा कांस्टेंट आने लगता था। कांस्टेंट कब आता था? तो एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, और स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, बहुत समय बाद की बात है। T1 T2 तो आपने मेंटेन कर रखा है, हीट तो फ्लो करेगा, हीट को तो फ्लो करना ही है। अगर आपने टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करके रखा हुआ है तो हीट तो फ्लो करेगा। यहाँ का टेम्परेचर आपने 373 केल्विन अगर रखा हुआ है, यहाँ का 273 केल्विन रखा हुआ है, तो हीट तो फ्लो करेगा, हीट को तो फ्लो करना ही है। हीट फ्लोज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो वो तो मुझे दिख रहा है कि टेम्परेचर का डिफरेंस हीट फ्लो करेगा। बट जो हीट फ्लो करेगा ना, वो कांस्टेंट हो जाएगा। मैं ये आपको समझाना चल रहा हूँ, उसका रेट जो होगा ना, वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई जो भी हीट जा रहा था, ये रॉड जो है ना, अब हीट लेना बंद कर दिया, क्योंकि ये एक स्टेडी स्टेट टेम्परेचर पे जा चुका है। अब इसके बाद इसको भूख ही नहीं है हीट, मतलब इसकी कैपेसिटी नहीं है, इसको उतनी भूख ही नहीं, जितनी जरूरत थी उतना लेके ये बैठा हुआ है ना, एकदम आराम से ये बैठा हुआ है उतना हीट लेकर के। और हीट तो फ्लो करेगा, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है, हीट को तो फ्लो करना ही है। तो हीट फ्लो करते हुए क्या आगे की ओर बढ़ता है, एट स्टेडी स्टेट डेल्टा क्यू बाई हीट करंट बिकम्स कांस्टेंट। है ना, हीट करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसका फॉर्मूला हमने बताया था, डेल क्यू बाई डेल टी बराबर KA/X इंटू T1 - T2। ये फॉर्मूला हमने दिया था। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया था, मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया था। एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला जो डिराइव किया गया है, ये फॉर्मूला एक एक्सपेरिमेंटल है। इसका क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन है, तो इसका आप थियोरिटिकल खोजने मत चले जाना। एक्सपेरिमेंटल डिराइव्ड है ना, एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है, एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड। ये डेटा जो है ना, वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव था, मैंने आपको कल भी बताया था। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आखिर इस डेटा तक साइंटिस्ट पहुंचे कैसे होंगे, आखिर कहाँ कहाँ से घूमते फिरते वो लोग इस डेटा तक पहुंचे होंगे। तो मैंने आपको एरिया का एग्जांपल दिया था, आप कपड़े डालने जाओगे तो कपड़े को आप अगर मोड़ चमोड़ के भी रखोगे तब भी वो सूखेगा, 10 दिन 15 दिन बाद वो सूखेगा, लेकिन फैला देते हो तो जल्दी सूखता है। तो यानी करंट का जो हीट का फ्लो का रेट जो होता है ना, वो स्पीड अप हो जाता है। कब? जब एरिया बढ़ जाता है। तो इसके एरिया का प्रोपोर्शनल किया, लेंथ के मैंने बताया आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और टेम्परेचर, सेम कपड़ा जो भींगा हुआ कपड़ा आप ठंड में डालते हो, और सेम भींगा हुआ कपड़ा जब आप गर्मी में डालते हो, तो गर्मी में जल्दी सूखता है। तो उसका भी कारण होता है चेंज इन टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है,
ये क्लियर है भाई यहाँ तक, या किसी को डाउट था इसमें? ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, इसका थियोरेटिकल ढूंढने कहीं मत जाना, ये थ्योरी इसकी, ये थियोरेटिकली डिराइव्ड नहीं है। आगे भी फिजिक्स में जब आप आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड होती हैं, हर चीज थियोरेटिकल डिराइव नहीं होता है। लाइक हमने हाइट, कैपिलरी राइज का हाइट हमने निकाल दिया था, 2s cos थीटा ओवर a रो जी, ये हमने निकाल लिया था। तो कुछ चीजें डिराइव हो सकती हैं, कुछ प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल सही बैठता है ना? ठीक है गुलशन, प्रैक्टिकल जो बैठता है, जो एक्सपेरिमेंट करके जो साइंटिस्ट लाते हैं, वो टेस्टेड होता है ना। वो ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कोई साइंटिस्ट बोल दिया हाँ ये फॉर्मूला आ गया भाई, जाओ इसको अब अप्लाई करो, तो ऐसा नहीं होता है। ये टेस्टेड होता है, इसकी टेस्टिंग होती है, तो ये टेस्ट पे अपने खरा उतरता है, तब जाके हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तब जाके हम बोलते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला आया। तो मैंने आपको यही समझाया कि आखिर ये फॉर्मूला अगर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होगा तो कैसे आखिर साइंटिस्ट कैसे सोच रहे हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा होगा इस फॉर्मूले को डिराइव करने में। तो वो मैंने आपको बताया, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डिफरेंस इन टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने थर्मल रेजिस्टेंस भी निकाल लिया था। थर्मल रेजिस्टेंस सबको समझ में आ गया था भाई? बताओ, थर्मल रेजिस्टेंस ये बिल्कुल करंट वाला रेजिस्टेंस की तरह होता है ना, करंट रेजिस्टेंस की तरह होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे यस सर। बढ़ते हैं। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस निकालना, मैं सीट वगैरह में मैं एक क्वेश्चन डाल दूंगा, मुझे एक क्वेश्चन मिला है थर्मल रेजिस्टेंस के क्वेश्चन जो है ना वो जेई में आए हुए हैं। थर्मल रेजिस्टेंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो एक भी नहीं दिया है, मैंने देखा एनसीईआरटी में एक भी नहीं दिया है, बट जेई में आया हुआ है थर्मल रेजिस्टेंस पर्टिकुलरली। दो दो रॉड को अगर आप कनेक्ट कर दे रहे हो तो इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, इसका R1 होगा, इसका R2 होगा, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा वो बताओ, R1 प्लस R2। तो ये आया हुआ एग्जाम जेई वगैरह में आया हुआ है। ठीक है, ऊपर से के क्या यूनिट भी आप याद रखना, ये जो के का यूनिट होता है यूनिट भी आया हुआ है, के यूनिट ऑफ के, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब आप घर पे निकाला करो ना भाई, यूनिट ऑफ के इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ सवाल है। चलो आज हम कन्वेक्शन से शुरुआत करते हैं, कंडक्शन वगैरह तो चलो ठीक है हो गया, और क्या इसमें टॉपिक, एक न्यूमेरिकल्स दो मैंने देखे हैं, बाकी तो कन्वेक्शन से शुरुआत करते हैं आज। कन्वेक्शन ये हमारा दूसरा मोड ऑफ ट्रांसफर है ना, हीट ट्रांसफर का ये दूसरा मोड था कन्वेक्शन, और तीसरा हमारा रेडिएशन है। तो आज हम दोनों का आज हम देखेंगे। कन्वेक्शन की बात करते हैं। कन्वेक्शन में जब आप देखते हो कि होता क्या है, कोई अगर बर्तन को आपने फ्लेम दे रखा है, नीचे से आपने फ्लेम, अगर आपने इसको तवे, इसको आपने क्या किया, आपने गैस स्टोव पे चढ़ाया, ठीक है, तो आपने क्या किया, जो आप इसमें क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, सारे में पूरा में पानी भरा हुआ है। चलो, तो होता क्या है, ये जो जब नीचे से आप इसको फ्लेम देते हो तो यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये गैस स्टोव पे चढ़ा हुआ है ना, गैस स्टोव पे हमने चढ़ाया, तो हम सिर्फ जो बॉटम सरफेस था ना, बॉटम सरफेस को मैंने हीट किया, जो नीचे का सरफेस है उसको मैं हीट किया, तो इस हीट को लेकर के यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट ले लेंगे। तो होगा क्या, ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर राइज करते हैं। ठीक है, तो आखिर ये ऊपर की ओर राइज क्यों करते हैं, है किसी को आइडिया कुछ भी बताओ? काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो इनको मिला, ओके फाइन, ठीक है। बट ये ऊपर क्यों राइज किया, इसका लॉजिक कुछ और थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली यहाँ, इसके पार्टिकल्स कभी एनर्जी इधर एक्सपेंशन हो जाएगा इसलिए, यस, तो राइट पार्टिकल्स राइट ऊपर राइट राइट साक्षी, राइट राइट साक्षी सही बोल रही है, इसका एक्सपेंशन होगा, वेरी गुड। चलो ठीक है, एक्सपेंशन करने से ये ऊपर क्यों चला जाएगा ये बताओ, वेरी गुड, एक्सपेंशन करने से ऊपर जाएगा, वेरी गुड, बताओ एक्सपेंशन करने से ये ऊपर क्यों जाएगा? मेरा सवाल समझ में आ रहा है मैं जो पूछ रहा हूँ? मैंने बोला कि भाई जब आप हीट दोगे, इसके बॉटम सरफेस को आपने हीट दिया, तो बॉटम सरफेस पे जो भी लिक्विड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे वो हीट गेन करेंगे, हीट गेन करने के बाद क्या होगा भाई, नॉर्मल फेनोमेना, एक्सपेंड करेंगे, इनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग हीट वॉल्यूम एक्सपेंड, ये तो पता है, सिंपल, ये तो एकदम नेचुरल फेनोमेना है भाई, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा मॉलिक्यूल का, तो एक्सपेंड करने के साथ ये ऊपर क्यों मूव कर जाएगा? कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या था, मैंने आपको बताया था, कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, एक्चुअल एक्चुअल पार्टिकल जो होता है ना वो मूव करता है। कंडक्शन प्रोसेस में क्या था, मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे को धक्का देता था, दूसरा तीसरे को धक्का दे रहा था, तीसरा चौथे को धक्का दे रहा था, करते करते दूसरे एंड तक हीट पहुंच जाता था। दैट इज कंडक्शन, देयर इज नो मास मूवमेंट, देयर इज नो मास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल,
एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स अनचेंज, दैट इज जीरो, रिमेन्स जीरो। कंडक्शन प्रोसेस में कोई भी मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता था ना, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता था। बट कन्वेक्शन प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है, ये पार्टिकल गर्म होता है, गर्म होकर के ये ऊपर जाता है, यहाँ आता है, ये जगह खाली होता है, तो ठंडा वाला पार्टिकल जो है ना वो इसको भरता है, फिर वो गर्म होता है, फिर यहाँ से ये पार्टिकल फिर उठ करके ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे एक नया पार्टिकल ठंडा वाला होगा, वो इसको आएगा भरेगा। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। इस प्रोसेस के चलते चलते क्या होता है, सारे पार्टिकल्स की वजह से पूरा का पूरा लिक्विड जो होता है आपका वो गर्म हो जाता है। और कन्वेक्शन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड के लिए होता है ना, ये सॉलिड में नहीं होता है। कन्वेक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन फ्लूइड्स, ये सिर्फ फ्लूइड्स में होता है, फ्लूइड्स। चलो अब बताओ, मैं पूछ रहा था, मेरा जो सवाल था, मैं पूछ रहा हूँ कि ये हीट लेकर के वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा ये बताओ, आखिर ये ऊपर क्यों जाएगा, सवाल ये है कि ऊपर क्यों जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंड करने के बाद ऊपर क्यों जाएगा। तो वॉल्यूम अगर एक्सपेंड हो रहा है, देखो वॉल्यूम एक्सपेंड्स, डेंसिटी डिक्रीज करेगा क्या, डेंसिटी डिक्रीज करेगा क्या, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा, बताओ भाई। यस सर, यस सर। डिक्रीज होगा, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम होता है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास बाय डेंसिटी। तो मास तो कांस्टेंट रहेगा भाई, मास तो घटना बढ़ना नहीं, मास कंजर्व रहता है, मास बढ़ेगा घटेगा नहीं, मास कंजर्व होगा, इस मॉलिक्यूल का मास कंजर्व होगा। तो मास तो घटना बढ़ना है नहीं, वॉल्यूम तो बढ़ गया, अगर इसको हीट दिया आपने तो वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो ऑब्वियस है कि डेंसिटी को घटना पड़ेगा, तो डेंसिटी घट गया। जब डेंसिटी घटता है तो मतलब डेंसिटी इस बॉडी का घट गया ना, इस मॉलिक्यूल का डेंसिटी घट गया तो ये ऊपर जाने लगता है। तो फिर भी मैं वही पूछ रहा हूँ कि डेंसिटी घट गया तो ये ऊपर क्यों जाने लगेगा। सर शायद इसमें मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो हल्का हो जाएगा, इसलिए वो ऊपर की साइड मूव करेगा। ठीक है, कुछ तो सही जगह पे, थोड़ा बहुत सही आप बता रहे हो, बट इसका एक्चुअल रीजन क्या है। अगर इसका डेंसिटी हल्का हो रहा है तो आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, बॉयंसी में आपने पढ़ा होगा, बॉयंसी में आपने पढ़ा होगा कि अगर डेंसिटी हल्का होता है उस मटेरियल से जो पहले जो रखा रहता है तो वो ऊपर की ओर छहल जाता है। तो होता क्या है कि इस पे लगने वाला जो बॉयंसी है ना, वो बॉयंसी फोर्स बढ़ जाएगा। अब इसका वॉल्यूम बढ़ गया ना, पहले ये छोटा वॉल्यूम था, अब इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ने के बाद इस पे लगने वाला बायोंसी जो है ना, बायोंसी इंक्रीज कर जाता है। इसका बायोंसी अगर बी है तो इसका बायोंसी जो है ना वो कुछ बी प्लस रहेगा, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव करने का मतलब है कुछ बायोंसी इसका बढ़ जाएगा। बायोंसी किस पे डिपेंड करता है, व्हाट इज बायोंसी, बायोंसी है क्या, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जो जिस लिक्विड को आपने डिस्प्लेस किया उसका वेट निकालना होता है ना, यही होता है ना। तो उतना अमाउंट का बायोंसी इस पे लगेगा, उतना अमाउंट का बायोंसी इस पे लगेगा। इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम कम है, तो ये जब अंदर में बैठा हुआ होगा तो इसने जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा वो कम किया होगा। और अगर आपने इसको हीट कर दिया, इसी सेम सेम मॉलिक्यूल को आपने हीट कर दिया, हीट करके आपने उसको एक्सपेंड कर दिया, अगर आपने उसको एक्सपेंड कर दिया तो अब कहने का अब दूसरा मतलब आप इससे ये इंटरप्रेट कर सकते हो कि इसने ज्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया होगा। ज्यादा वॉल्यूम अगर डिस्प्लेस किया होगा तो इस पे लगने वाला बायोंसी ज्यादा लगेगा, तो अब ये बायोंसी के कारण अब ये ऊपर की ओर लिफ्ट होना शुरू करेगा। ठीक है, ये ऊपर की ओर आया। अब सवाल उठता है कि ये यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो नीचे की ओर आता है, तो यहाँ का मॉलिक्यूल नीचे क्यों आएगा भाई, ये तो ऊपर गया, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल नीचे क्यों आता है, ये सारे मॉलिक्यूल्स नीचे क्यों आने लगेंगे भाई, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे क्यों आएगा। सवाल है ना, रीजनिंग का कितना बेहतरीन सवाल है। ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया, ऊपर वाला समझ में आया क्या। सर वही डेंसिटी का फर्क। भाई ग्रेविटी तो ये तो कोई चीज है, यहाँ का जगह खाली हो गया, ठीक है, तो इसको भरने जगह खाली मिलेगा तो कोई भी जो पार्टिकल होगा वो नीचे आना शुरू करेगा, वो नीचे आकर के इसको भर देगा। सिंपल सी बात है, ग्रेविटी, ग्रेविटी और ग्रेविटी कन्वेक्शन में ना, ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कन्वेक्शन में, ग्रेविटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऊपर से नीचे क्यों आएगा भाई, ग्रेविटी है, जगह खाली मिल गया तो और नीचे गिर रहा है, आ जाएगा। यहाँ से फिर जब वो फिर ये वाला फिर आएगा तो फिर ये गर्म होकर के फिर ये ऊपर की ओर उठेगा, फिर कोई पार्टिकल इसकी जगह को भरेगा, फिर कोई ये गर्म होकर ऊपर जाएगा, फिर कोई ठंडा पार्टिकल इसको आके भर देगा, करते करते ये पूरा का पूरा जो कंटेनर होता है वो गर्म हो जाता है। दिस प्रोसेस कन्वेक्शन। क्लियर है, बताओ भाई कोई डाउट है इसमें। तो बाउंसी समझ में आ रहा है क्या, बाउंसी कैसे ज्यादा होगा कब कम होगा। बाउंसी इसका वॉल्यूम बढ़ गया ना, ये तो देखो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया,
वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। इसका वॉल्यूम अगर आप मान लो कि इसका वी था तो इसका कुछ ना कुछ बढ़ा ही होगा, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर चुका है। यहाँ का जो सबसे नीचे का मॉलिक्यूल है वो हीट एब्जॉर्ब कर लिया। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसका साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा हो गया तो इस पे लगने वाला बायोंसी बड़ा ही होगा, क्योंकि बायोंसी का मतलब ही होता है फोर्स, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। अब इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा होगा ना, हट मतलब ज्यादा जगह ये लिया, तो इस पे जो नीचे से लगने वाला बायोंसी है ना वो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, जिसके कारण ये ऊपर की ओर भागता है। अब ऊपर की ओर कोई भागेगा तो नीचे का जगह खाली होगा, तो फिर नीचे ग्रेविटी वो तो काम कर ही रहा है, उस जगह को तो ऐसे ही भी कोई ना कोई आके भर ही लेगा। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है। तो पानी का बॉयल होना जो होता है ना, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ये हीट ट्रांसफर का जो मीडियम है ये कन्वेक्शन का मीडियम है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवा चुका हूँ। कन्वेक्शन कन्वेक्शन जो है वो हमेशा फ्लूइड में होता है ना, सॉलिड्स में नहीं होते हैं ये चीज। हीट रिसीव करने के बाद वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब डेंसिटी घटेगा। वॉल्यूम बढ़ने का ही मतलब होता है कि इस पे लगने वाला बायोंसी जो है ना वो बढ़ेगा। ये इसकी डेंसिटी हल्की हो गई, अब ये ऊपर की ओर जाएगा ही जाएगा, इस पे लगने वाला बायोंसी बढ़ जाता है। बायोंसी के कारण ये ऊपर जाएगा, जगह खाली होगा तो फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर उस वो भी गर्म होगा, फैलेगा, फैल के फिर वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से कोई नीचे आ रहा होगा। इस तरह से ये प्रोसेस चल के पूरा का पूरा पानी गर्म करता है। ठीक है। इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक फोर्स्ड होता है। तो ये सब भी आप देख सकते हो। एक नेचुरल कन्वेक्शन होता है और एक फोर्स्ड। नेचुरल कन्वेक्शन होता है और एक फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है। फोर्स्ड कन्वेक्शन, तो फोर्स्ड कन्वेक्शन का एग्जांपल जो है ना वो हार्ट है। हार्ट, फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड होता है। फ्लो ऑफ ब्लड, बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है ना, दैट इज फोर्स्ड। वो फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है। दो, जो हार्ट होता है ना वो पंप करता रहता है, ब्लड को हर जगह सर्कुलेट करता रहता है। तो बेसिकली सारा पूरा बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने में जो हार्ट है ना, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो जो ब्लड होता है ना वो ब्लड को हर जगह यूनिफॉर्म करता रहता है, सारे जगह को ना पंप करके, सारे जगह को पंप करते हुए दिमाग से लेके सर पांव तक सब जगह के ब्लड को ना वो सर्कुलेट करते करते वो यूनिफॉर्म बनाता रहता है। एंड इस इन दिस वे ये पूरे बॉडी को हम लोग को गर्म रखता है, एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे रखता है पूरे बॉडी को। दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड कन्वेक्शन। ये फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है। ठीक है। और नेचुरल वही जो ब्रिज वगैरह पे आप देखते हो, ब्रिज जो जो समंदर के किनारे अगर आप जाते हो तो समुद्र के किनारे आपको हवा ठंडा लगता है, तो उसका कारण भी ये है कि जो जमीन होता है वो जल्दी गर्म होता है, उसका हवा ऊपर उठता है तो उसको फिर बगल से आकर के भरता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर बगल से आके भरता है। तो हमें समंदर के किनारे जाओगे तो आपको ठंडक फील होता रहता है। ठीक है, कन्वेक्शन। आगे बढ़े भाई, बताओ। Yes, sir. ठीक है, चलो अब आते हैं हम रेडिएशन पे। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेडिएशन। इसको समझना बहुत जरूरी है भाई, देखना इसको। ठीक है, ये अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये दोनों हम इससे डिफाइन करेंगे, रेडिएशन से। तो रेडिएशन की बात कर रहा हूँ। कंडक्शन और कन्वेक्शन ऐसा मेथड था हमारा जिसके लिए हमें मटेरियल मीडियम की जरूरत होती थी। कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में आपने देखा था मटेरियल मीडियम का होना बहुत जरूरी है। अगर कंडक्शन हो रहा था तो वो मॉलिक्यूल्स थे वहां पे, मॉलिक्यूल्स दूसरों को हीट कर रहे थे। कन्वेक्शन में क्या हो रहा था कि हीटेड पार्टिकल ही मूव कर जाता था। कन्वेक्शन में जो अगर पानी का पूरा गर्म होना जो था वो कन्वेक्शन का प्रोसेस था, वो जो हीटेड पार्टिकल्स था वही हीट एब्जॉर्ब करके वो दूसरी जगह पहुंच जा रहा था। तो इन दोनों प्रोसेस के लिए आपको मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन अगर वैक्यूम में एक मीडियम से दूसरे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक अगर आपको हीट को पहुंचाना हो, वैक्यूम, नो मतलब एम्प्टी स्पेस, कुछ भी नहीं है ना, तो इस केस में जब आपको हीट को पहुंचाना हो तो ये दोनों मीडियम आपके फेल हो जाएंगे, कंडक्शन और कन्वेक्शन। दोनों मीडियम से कोई काम नहीं आता है। ठीक है। सूर्य का जो एनर्जी होता है, सन का जो, सूरज का जो एनर्जी होता है वो धरती तक पहुंचता है। इन स्पाइट ऑफ दैट द सन इज मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ मिलियंस किलोमीटर अवे। सूरज जो है वो धरती से मिलियंस लैक्स ऑफ मिलियंस मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे, मतलब बहुत दूर है, लाखों लाख किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से। तो बीच में क्या होता है कि वैक्यूम होता है, बीच में कहीं भी कुछ भी नहीं है ना। सूर्य जब की रोशनी जब धरती पे आ रही होती है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर तो आपको 200 किलोमीटर तक दिखता है। 200 किलोमीटर तक तो हवा, पानी, मॉइस्चर,
नमी सब कुछ आपको मिलेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, सब कुछ। 200 किलोमीटर बाद तो ये सब भी वैनिश होना शुरू हो जाता है, ये सब भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। 200-300 के बाद तो फिर कुछ भी नहीं मिलता है। तो होता क्या है कि सन जो इतनी दूर हमसे है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर, लाखों लाख किलोमीटर दूर है सन, वो फिर भी हम तक अपना एनर्जी पहुंचा पाता है। लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, दोनों, या तो हीट एनर्जी या तो लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, सन के कारण हमें लाइट मिलता है, सन के कारण हमें गर्मी मिलती है। तो लाइट और हीट दोनों क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक 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 फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो लाइट और एनर्जी दोनों हमें सन से मिल रहा होता है। तो इस केस में जो ये तीसरा मैकेनिज्म है, यानी कि सूर्य से एनर्जी जो धरती पे आ रही होती है, उसको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, बिना मटेरियल मीडियम का भी वो पहुंच रहा है ना हमारे पास। तो ये तीसरे टाइप का मैकेनिज्म जो है, जो कंडक्शन कन्वेक्शन के अलावे है, और इस तीसरे टाइप के मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, रेडिएशन समझ में आया? रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। बेसिकली जो ये मैकेनिज्म जो है आने का, जो जो एनर्जी आ रही है हमारे पास, वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आती है। ठीक है, इसका आने का मेन कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सन जो एनर्जी जो रेडिएट करता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। सन जो एनर्जी रेडिएट कर रहा होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। तो वो दोनों, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं ना, वो वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं, आराम से वो लोग ट्रेवल कर लेते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एनर्जी जो सन रेडिएट करता है, वो एनर्जी जब हम तक पहुंचता है तो वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही पहुंच रहा होता है। ठीक है, चाहे लाइट एनर्जी हो, लाइट भी क्या है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपने अगर 10th में कम्युनिकेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बिल्कुल लाइट की तरह ये हीट एनर्जी भी जो है ना, बिल्कुल लाइट की तरह एमिट, लाइट की तरह रेडिएट होता है। बिल्कुल लाइट की तरह हम तक पहुंच, लाइट ही है ना आखिर। आखिर सन से अगर यहाँ तक एनर्जी आ रही है तो कोई तो वजह है। तो उसको बोला गया कि भाई ये रेडिएशन के थ्रू आ रहा है। रेडिएशन को मूव करने के लिए, फ्लो करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि हम, मुझे पता है कि भाई कि हमारे और सन के बीच बहुत दूरी है, और इस पूरी दूरी में बहुत जगह जो है ना वो वैक्यूम है, वो पूरी तरह से खाली एम्प्टी स्पेसेस है। तो इस एम्प्टी स्पेस से अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो दैट अमाउंट जो है ना, वो जो एनर्जी कहा जाता है उसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये सब बातें भी हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ज्यादा हमें, जब हम 12th पढ़ेंगे तो 12th में पूरा का पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब जबरदस्त चैप्टर है। इतना मजा आता है उस चैप्टर में, कुछ करने का नहीं। बहुत अच्छा मैथ्स फिजिक्स जबरदस्त कॉम्बिनेशन है उसका। तो वहां पे हमें ज्यादा बात करनी है, इसलिए फिलहाल फिलहाल हमें इस पे ज्यादा बात नहीं करनी है। आपको मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि रेडिएशन के थ्रू अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। सिंपल सा यही है। तो रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिना किसी मीडियम के भी हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है भाई, इतना ही जानना है फिलहाल। रेडिएशन का ट्रांसफर का मेथड यही है। ठीक है, इसके बाद एक थ्योरी आता है, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद एक थ्योरी प्रीवोस्ट ने अपना एक थ्योरी दिया था। बताओ भाई, रेडिएशन समझ में आया क्या? नो नीड ऑफ मटेरियल मीडियम, नो नीड ऑफ मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम, किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत हमें, रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर करने के लिए किसी मटेरियल की जरूरत, हमें मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, रेडिएशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये भी आप लिख सकते हो, रेडिएशन टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। सर ये एक्चुअल में रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन एक प्रोसेस है, हीट को ट्रांसफर करने का मेथड है। जैसे कन्वेक्शन एक मेथड था एक जगह से दूसरी जगह हीट को पहुंचाने का, रेडिएशन भी एक प्रोसेस है एक जगह से दूसरी जगह हीट को पहुंचाने का। सन के पास एनर्जी है, सन अपना एनर्जी अर्थ तक पहुंचा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जिस प्रोसेस को मैं नाम दे रहा हूँ रेडिएशन दे रहा हूँ। और सन अगर अर्थ तक एनर्जी अगर पहुंचा रहा है, तो मुझे पता है कि भाई बीच में मीडियम नहीं होता है, मुझे पता है वो लाखों लाख किलोमीटर दूर है हमसे। तो बिना किसी मीडियम के जब हीट का ट्रांसफर होता है, दैट ट्रांसफर मैकेनिज्म, रेडिएशन क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है।
हीट ट्रांसफर करने का, बिना एम्प्टी स्पेस में भी, एम्प्टी स्पेस या वैक्यूम कह लो, वैक्यूम में अगर आप एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हो, हीट एनर्जी का, देन इट्स कॉल्ड रेडिएशन। सिंपल। वैक्यूम में अगर आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो, हीट को ट्रांसफर कर सकते हो, अगर आप में ये एबिलिटी है कर सकते हो, तो उस प्रोसेस को हमने नाम दिया हुआ है रेडिएशन। ठीक है, और कोई पूछो भाई यस किसी सर। को। अनिस, ये सब तो अब एक्चुअली ये बिग बैंग थ्योरी का कमाल होगा, पता नहीं, मुझे कुछ खास आइडिया है नहीं। बट ये है कि अभी वो चलेगा, अभी वो 1-2 लाख साल चलेगा, इतना एस्टिमेटेड है कि शायद 3-4 लाख साल और भी और चल सकता है सन। इतनी एनर्जी है उसके पास, वो सब कुछ आई थिंक। यस यस देवाशीष, यस यस, सभी। मैं उसी पे आ रहा हूँ, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज यही होता है। तो प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज पे मैं अभी आ ही रहा हूँ, वही मैं प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेडिएशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपको पूरा अभी जो है ना, अभी 1-2 क्लास रेडिएशन चलेगा, 2 क्लास चलेगा, इसके बाद एक और क्लास भी लगेगा, वो रेडिएशन का ही लगेगा। अच्छा है, मतलब काफी कुछ पढ़ना है रेडिएशन में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन्वॉल्व होते हैं ना इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेम वे। चलो प्रीवोस्ट थ्योरी पहले पढ़ते हैं, फिर बाकी की बात करेंगे। प्रीवोस्ट, ये एक साइंटिस्ट है। प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि सन अपना एनर्जी तो रेडिएट कर रहा है। ठीक है, तो सन अपना एनर्जी क्यों रेडिएट कर रहा है? क्योंकि उसके पास एक टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर पे हुआ है, और वो अपना एनर्जी रेडिएट कर रहा है। इतना हायर टेम्परेचर है सन के पास इतना हाई टेम्परेचर है कि वो जो है ना अपना एनर्जी हम तक पहुंचा दे रहा है। मतलब लाखों लाख किलोमीटर दूर हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ तक अपना एनर्जी वो पहुंचा दे रहा है। इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास है, इतना हाई टेम्परेचर उसके पास है। तो प्रीवोस्ट ने अपना थ्योरी दिया था, जो रेडिएशन को समझने के लिए प्रीवोस्ट का थ्योरी, ये बेहतरीन थ्योरी है। मतलब इस बंदे ने ना सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, प्रीवोस्ट ने। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो प्रीवोस्ट ने क्या कहा, सबसे पहला थ्योरी इसने ये दे दिया भाई कि आते के साथ इसने बोला कि भाई आखिर सन ही अपना एनर्जी क्यों रेडिएट करेगा? भाई सन इतना दूर है तो वो अपना एनर्जी रेडिएट कर दे रहा है, तो सन को ये प्रिविलेज क्यों दिया जाए? सन को ये, मतलब ये एकाधिकार क्यों हो सन के पास कि भाई तुम ही सिर्फ एनर्जी रेडिएट करोगे? तो प्रीवोस्ट ने बोला कि सारा बॉडी एनर्जी रेडिएट करता है। तो प्रीवोस्ट ने आकर के क्या बोल दिया, अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है। सन अपना एनर्जी रिलीज कर रहा था, तो पता नहीं प्रीवोस्ट को क्या सूझा कि भाई, इसको क्या दिमाग में आया, इसने बोला कि भाई सन ही अपना एनर्जी क्यों रिलीज करेगा भाई? उसका टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए, किसी का टेम्परेचर कम है तो वो क्यों नहीं करेगा? वो भी करेगा। तो प्रीवोस्ट ने बोला कि सारा बॉडी कोई भी हो, दुनिया का सारा बॉडी जो है ना, टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पे वो रखा हुआ हो, चाहे वो बर्फ हो, 70 डिग्री सेल्सियस का बर्फ हो, चाहे -70 पे बर्फ रखा हो, चाहे 70 डिग्री पे पानी रखा हो, -70 वाला बर्फ और 70 वाला पानी दोनों भी एनर्जी को रेडिएट करेगा। प्रीवोस्ट ने करके अलग ही थ्योरी दे दिया था अपना, कि सन के पास ये एकाधिकार क्यों रहेगा। सही है, इसका भी थ्योरी सही है। आखिर सन अकेले रेडिएट क्यों कर रहा होगा भाई? अगर जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है सन से, हमारे पास जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, वो वैक्यूम में वो ट्रेवल कर रहा है, फाइन। बट बीच का जो मीडियम है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है 200 किलोमीटर वाला, उसमें भी तो वो ट्रेवल कर ही ले रहा है ना। ऐसा थोड़ी नहीं है कि रेडिएशन सिर्फ वैक्यूम में ही ट्रेवल करेगा, अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो उसका ट्रेवल बंद हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, ये समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? रेडिएशन जो प्रोसेस है वो सिर्फ वैक्यूम में ट्रेवल करेगा, ये तो मैं नहीं कह रहा ना। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही। तो सवाल ये है कि आखिर सन ही हाँ हाँ, तो यही बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर मैं क्या यानी हमारे हाँ साक्षी, बोलो बोलो। सर यानी हमारे पेन ये सब सबसे रेडिएशन निकलता है। सब कुछ सब कुछ सब कुछ। तो सवाल ये है कि अगर रेडिएशन सब कुछ निकल ही रहा है, सपोज करो कि मतलब कुछ भी, अगर मैंने एक बल्ब जला रखा है, बल्ब से रेडिएशन निकल रहा है, तो निकलते 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 इसको एक समय के बाद खत्म भी हो जाना चाहिए था। बट अभी तो ये चल रहा है, काफी चलता रहता है। तो इसके लिए भी उसने उसने सॉल्यूशन इसका भी निकाला, प्रीवोस्ट ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला। प्रीवोस्ट ने तो पहले सन का एकाधिकार ही खत्म कर दिया, जो
अकेले वो बड़ा खुश था कि नहीं, सिर्फ एनर्जी को मैं ही रेडिएट कर सकता हूँ और कोई रेडिएट नहीं कर सकता है। क्योंकि वैक्यूम में मैं देखा कि भाई अर्थ पे जब एनर्जी पहुंचा तो लोग परेशान हो गए साइंटिस्ट कि सन का एनर्जी आखिर अर्थ तक आ कैसे रहा है, बीच में तो कोई मीडियम है नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई सन ना एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है, सन को ये अधिकार हम दे देते हैं। फिर प्रीवोस्ट आते हैं, प्रीवोस्ट ने बोला कि भाई दुनिया का सारा ऑब्जेक्ट है दूसरे को। बिल्कुल 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 देवाशीष, प्रीवोस्ट का ये थ्योरी है भाई। प्रीवोस्ट ने बोल दिया कि सारा ऑब्जेक्ट ऑल बॉडीज रेडिएट थर्मल रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे। तुम -70 पे खड़े हो वहां भी तुम एनर्जी रिलीज करोगे, 70 पे किसी बॉडी को रखे हुए वहां भी थर्मल रेडिएशन, रेडिएशन का प्रोसेस, कंडक्शन कन्वेक्शन के अलावा। मैं सिर्फ रेडिएशन की बात करूंगा अभी से अगले 2 चैप्टर, अगली क्लास तक सिर्फ रेडिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। हाँ तो आ रहा हूँ आशीष, उस पे भी आ रहा हूँ, पता क्यों नहीं चलता, उस पे आ रहा हूँ मैं। तो प्रीवोस्ट ने बोला कि सारा सारा बॉडी जो होगा, जितना भी बॉडी होगा नहीं नहीं, तो प्रीवोस्ट ने, मतलब प्रीवोस्ट का बहुत मजेदार थ्योरी है एकदम, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। प्रीवोस्ट ने बहुत ही सिंपल सी बात बोली, प्रीवोस्ट ने सिंपली सूर्य का एकाधिकार खत्म किया। भाई आखिर सन अकेले रेडिएट क्यों करेगा एनर्जी भाई? वो मैं ये बता रहा था आपको कि सन, ठीक है, सन की एनर्जी अगर अर्थ तक आ रही है तो कुछ दूर तक वैक्यूम है, कुछ किलोमीटर मतलब लाखों लाख किलोमीटर वैक्यूम है, तो वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है रेडिएशन, बट वो रेडिएशन एटमॉस्फेयर में भी तो आकर के अर्थ के पास पहुंच रहा है ना। एटमॉस्फेयर से भी 2-4 होते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, वो अर्थ का जो रेडिएशन, जो सन ने जो एनर्जी रेडिएट किया था, वो एनर्जी अर्थ पर तो आ ही गया। तो यानी ऐसा तो नहीं है ना कि रेडिएटेड एनर्जी जो होता है वो सिर्फ वैक्यूम में ही ट्रेवल करेगा, वो मीडियम में भी ट्रेवल करेगा। ठीक है, वो मीडियम में भी ट्रेवल करेगा, रेडिएशन वाला जो प्रोसेस है वो मीडियम हो या ना हो, दोनों में ट्रेवल करेगा। तो प्रीवोस्ट ने बोला कि भाई सारा बॉडी रेडिएट करेगा, सब बॉडी अपना अपना रेडिएशन अपना अपना एमिट कर रहा होगा। ठीक है, इसका कुछ, इसने आगे बोला कि भाई आखिर ये कैसे होगा, तो इसने बोला कि रेडिएशन डिपेंड किस पे करेगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि आखिर रेडिएशन डिपेंड किस पे करेगा। तो प्रीवोस्ट ने ये बोला कि रेडिएशन जो है ना, वो एमिटिंग बॉडी, जिस बॉडी से एनर्जी रेडिएट हो रहा है, लाइक सन से एनर्जी रेडिएट हो रहा है तो उस पर डिपेंड करेगा, उसके सरफेस पे डिपेंड करेगा, एमिटिंग सरफेस पे, उसका सरफेस कैसा है। दूसरा उसने बोला एरिया पे डिपेंड करेगा, एरिया कितना बड़ा एरिया है जो बॉडी एमिट कर रहा है रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन को जो बॉडी एमिट कर रहा है उसका एरिया कितना बड़ा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उसने बोला टेम्परेचर। प्रीवोस्ट ने बोला कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा थर्मल रेडिएशन को वो वो एमिट करेगा, वो रेडिएट करेगा। ठीक है, तो अब जो टेम्परेचर होता है, सन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ये सबको पता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वहाँ वो न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोग्राम है वो वाला होता रहता है, दो हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम को तोड़ता रहता है, मिलता रहता है, नया बनता रहता है, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो सन का टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ज्यादा है। तो प्रीवोस्ट ने ये बोला कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, उसका रेट क्या होगा, फास्टर होगा। तो सन का टेम्परेचर हमें पता है कि बहुत फास्ट है, हम लोग का टेम्परेचर बहुत कम है, तो हम लोग उतना एनर्जी रेडिएट नहीं कर पा रहे होंगे या सामने वाला फील नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, तो जिसका रेट ज्यादा होगा वो ज्यादा हीट फ्लो करेगा। इसके अलावा भी प्रीवोस्ट ने और भी बहुत बातें बोली। इसके अलावा प्रीवोस्ट ने एक बात ये भी बोला कि अगर कोई एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, तो रिलीज करके ना करने के अलावा, अगर मैं रिलीज कर रहा हूँ, मैं अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा हूँ, ठीक है, उसने बोला कि रेडिएट एनर्जी करेगा, कोई भी बॉडी हो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। रेडिएट करने के अलावा वो एनर्जी का जो थर्मल रेडिएशन जो है ना उसको वो एब्जॉर्ब भी करेगा। वो एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा, अगर मैं रिलीज कर रहा हूँ तो ये टेबल कुर्सी और ये दीवार ईंट ये सब भी तो एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे, तो मैं एनर्जी जो है ना इनका वाला, मैं इनका वाला एनर्जी जो है वो मैं एब्जॉर्ब करूंगा। ठीक है, तो अब अगर मेरा हाँ ठीक है, हाँ 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो। तो मैं अपने सराउंडिंग में जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी तो अपना एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे, सभी। प्रीवोस्ट ने बोला कि दुनिया का सारा ऑब्जेक्ट किसी भी टेम्परेचर पे होगा वो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो मैं भी रेडिएट कर रहा हूँ, ये ईंट वगैरह, ये लाइट है, ये बल्ब है, ये सब रेडिएट कर रहा है। तो प्रीवोस्ट ने एक बात ये भी बोली कि अगर अगर रेट ऑफ रेडिएशन, मैं जो एनर्जी रेडिएट कर रहा हूँ, तो रेट ऑफ रेडिएशन जो होगा अगर वो ज्यादा होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सवाल आप बताओ मुझे, अगर मेरे रेट जो मैं रेडिएट कर रहा हूँ, मेरे रेडिएट करने का रेट अगर ज्यादा होगा, रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ बॉडी, ध्यान से इसका जवाब देना, तो ऑफ बॉडी इज मोर देन इट एब्जॉर्ब्स। ठीक है, जो मैं जितना रेडिएट कर रहा हूँ वो ज्यादा है, एब्जॉर्ब मैं कम कर रहा हूँ, तो मेरा टेम्परेचर फॉल करेगा या राइज करेगा,
बताओ दोनों में से क्या होगा? रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ अ बॉडी इज मोर, अगर रेडिएट वो ज्यादा कर दे रहा है और एब्जॉर्ब वो कम कर रहा है, तो उसका तो फॉल। टेम्परेचर राइज होगा। और कोई बताओ भाई, राइज होगा या फॉल करेगा? ही होगा, मेरा राइज ही होगा सर। ओके, और कोई कुछ और बताओ, सोचो ध्यान से सोचो, गलत बता रहे हो भाई, ध्यान से सोचो। मैं रेडिएट ज्यादा कर रहा हूँ, मैं एब्जॉर्ब कम कर रहा हूँ, तो मेरी टेम्परेचर तो धीरे धीरे घट जाएगी ना भाई। सर फॉल करेगा। फॉल करेगा ना भाई। मैंने क्या लिखा है, रेट ऑफ रेडिएशन, अगर मेरा रेट ऑफ रेडिएशन मैं भी कर रहा हूँ और रेडिएशन करने के साथ साथ प्रीवोस्ट ने ये भी बोला कि मैं एब्जॉर्ब भी करूंगा। प्रीवोस्ट ने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है भाई, जबरदस्त थ्योरी है, प्रीवोस्ट ने सारा का सॉल्यूशन दे रखा है। उसने बोला कि मैं अगर एनर्जी को रेडिएट करूंगा तो मैं एब्जॉर्ब भी करूंगा। उसने साथ साथ एक पॉइंट और बोला कि अगर रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ अ बॉडी इज मोर, मैं रेडिएट ज्यादा कर दे रहा हूँ, मैं एब्जॉर्ब कम कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे तो मेरी एनर्जी कम होती जाएगी। मैं रेडिएशन मेरा ज्यादा है ना, मैं अपनी एनर्जी को, थर्मल रेडिएशन मेरा ज्यादा है, मैं रिलीज ज्यादा कर रहा हूँ, मैं एब्जॉर्ब कम कर रहा हूँ, तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद तो मेरा टेम्परेचर डाउन हो जाना चाहिए ना, तो राइज कैसे करेगा? क्लियर है, बताओ ये बात। अगर मतलब रेट जिस ऑफ ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा जल्दी बढ़ेगा उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उतना ही जल्दी ठंडा होगा। यस, ये भी है। उससे नहीं, उससे भी इंपॉर्टेंट, अच्छा दूसरा बात मेरा ये देखो, रेट ऑफ रेडिएशन मेरा जो है ना, रेट ऑफ रेडिएशन जो मैं एनर्जी में रेडिएट कर रहा हूँ इज लेस, मैं लेस कर रहा हूँ देन व्हाट आई ऑब्जर्व, देन आई एब्जॉर्ब। चलो ये बताओ इसमें क्या होना चाहिए, टेम्परेचर को राइज होना चाहिए, फॉल होना चाहिए? मैं रेडिएशन कम कर रहा हूँ ना, मैं एनर्जी कम रिलीज कर रहा हूँ और मैं ज्यादा गेन कर रहा हूँ, तो भाई मेरा टेम्परेचर राइज करना चाहिए ना। राइज होगा, यस राइज सर, होगा। राइज हो। सिंपल सा है। तो भाई प्रीवोस्ट ने सारा सब कुछ क्लियर करके गया है भाई वो बंदा, मतलब सिंपल सा है। इसमें बताओ रॉकेट साइंस, कौन सा रॉकेट साइंस है, इतना छोटा छोटा सा पॉइंट्स है, बट इसने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं भाई। रेडिएशन को इसने गजब का थ्योरी दिया है, रेडिएशन को तो इसने अलग लेवल पे लेके चला गया है प्रीवोस्ट। बहुत शानदार थ्योरीज हैं भाई इसके। तो इसको आप समझो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्रीवोस्ट ने बोला कि भाई सन का एकाधिकार क्यों होगा, सन अकेला रेडिएट क्यों करेगा एनर्जी भाई। ठीक बोला वो बंदा, क्योंकि सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इसलिए। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, सन का टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा रिलीज कर देगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसने बोला कि सारा बॉडी रिलीज करेगा, सभी टेम्परेचर पर रिलीज करेगा ना। -70 पे अगर बर्फ रखा हुआ है तो ये भी रिलीज करेगा। ठीक है, 70 पे वाटर रखा हुआ है तो ये भी अपना थर्मल रेडिएशन रिलीज कर रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सब इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहा है, इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहा है, सबसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलता है। रेडिएशन किसके थ्रू हो रहा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही हो रहा होता है। तो प्रीवोस्ट ने बोला सब कोई, सब जितना पार्टिकल है, जितना बॉडी है, सब एनर्जी रिलीज करेंगे। तो अगर सब एनर्जी रिलीज करेगा तो अब तक तो इसको पिघल जाना चाहिए था, एनर्जी रिलीज करते 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 धीरे 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 इसका तो सारा एनर्जी खत्म हो जाना चाहिए था। तो यस सर। प्रीवोस्ट ने बोला कि अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगा। प्रीवोस्ट कितना दिमाग लगा रखा था वो बंदा बोला कि अगर ये थर्मल रेडिएशन रेडिएट करेगा तो इसके सराउंडिंग में भी तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो वो भी तो एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे, तो उनका एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो तीसरा पॉइंट उसने बोला, अगर इसका रेट ऑफ रेडिएशन का ज्यादा होगा, रेट ऑफ रेडिएशन एमिटिंग, अगर ये एमिट ज्यादा कर रहा होगा और एब्जॉर्ब अगर ये कम कर रहा होगा, तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे घटता जाएगा, -70 से ये -60 पे आएगा, -40 पे। कहने का मतलब ये है कि बर्फ को आपने, ये जो -70 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है, इसको आपने मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये 40 डिग्री वाला ज्यादा एमिट करेगा भाई, ऑब्वियस ही बात है, ये एमिट ज्यादा करेगा। ठीक है, और ये एमिट कम करेगा, क्योंकि उसने बोला कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या क्या बोला, 3 पॉइंट उसने बोले थे, टेम्परेचर, एरिया और नेचर ऑफ एमिटिंग बॉडी, ये 3, एमिटिंग नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस, ये 3 चीजें प्रीवोस्ट ने बताई थी। 3 चीजों पे जो आपका जो थर्मल रेडिएशन है ना वो डिपेंड करता है, थर्मल रेडिएशन इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रीवोस्ट ने बोला कि सब बॉडी, जितना बॉडी है सब रिलीज करेगा, सबको दे दिया वो, जाओ सब अपना अपना रिलीज करो, एमिट करते रहो, सब एमिट कर रहा है। तो ये -70 पे रखा हुआ है, ये रिलीज कम कर रहा है, इसका टेम्परेचर कम है तो रिलीज कम करेगा। इसके आसपास में ये 40 डिग्री मैंने रख दिया था, तो 40 डिग्री जो एमिट कर रहा है, इसके आसपास कोई एक एक एमिटर है, बढ़िया एमिटर है भाई ये, तो ये बढ़िया एमिटर है, ये एब्जॉर्ब करेगा ये।
ये अब हो क्या रहा है, ये एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है, इट रेडिएट्स लेस, ये बर्फ जो है ये इट रेडिएट्स लेस देन व्हाट इज देन एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं देन व्हाट इज एब्जॉर्ब, हेंस टेम्परेचर राइज करना चाहिए ना भाई। देखो कितना बेहतरीन थ्योरी था, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया बंदे ने। बताओ बताओ किसी को कुछ डाउट है तो, कब टेम्परेचर राइज करेगा, कब टेम्परेचर फॉल करेगा, इसने सब कुछ बता के गया है भाई ये बंदा। ठीक है, सब बैठ रहा है, सही सही बैठ रहा है ना, तो हम फिजिकल हम लोग जो हम लोग फील करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो बैठ ही रहा है सब कुछ, कहाँ कुछ दिक्कत है। तो ये प्रीवोस्ट का थ्योरी था, मतलब बहुत बहुत छोटा थ्योरी है, बहुत नॉमिनल थ्योरी है, लेकिन देखो मतलब यही है, कितना बड़ा थ्योरी है, बहुत ही छोटा, क्योंकि रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, कितना छोटा सा थ्योरी है। सब बॉडी खाली सन अकेले क्यों करेगा एमिट भाई, सिंपल सा सवाल है। हाँ, सवाल है कि अकेले सन एमिट एनर्जी क्यों करेगा, उसने बोला सब करो अपना अपना। वो एक पागल का मूवी में देखा था, एक एक मूवी था पागल का, तो पागल खाने में क्या है ना, एक हीरो जाता है, वो चोरी वोरी वो सजा के डर से पागल अपने आप को बना लेता है, पागल बना करके पागल खाने में जाता है, तो पागल खाने में जो बैठता है सबके साथ ग्रुप में, वो अकेले होशियार रहता है, पागल का तो नाटक करता रहता है ना, तो वो क्या करता है, उस पागल खाने का प्रेसिडेंट बन जाता है, पागलों का प्रेसिडेंट, सारे पागलों का, सागर पागल मिलकर उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो उसमें खेल आयोजन होता है, खेलने वाला एक खेल का आयोजन होता है, हॉकी का आयोजन हो रहा होता है। तो वो सलाह वो देखता है कि भाई 11 प्लेयर हैं और एक बॉल है, सब मिल करके एक बॉल को जो है ना गोल में मारे जा रहे हैं। तो उसने नया थ्योरी प्रपोज कर दिया कि भाई 11 प्लेयर्स हैं, 11 को अपना अपना हॉकी का बॉल दो, सब अपना अपना बॉल लेगा, सब जाके गोल मारते रहेगा। तो ये कुछ वैसा मुझे मुझे उससे कुछ मैचिंग लगा कि हाँ भाई बढ़िया थ्योरी है। प्रीवोस्ट ने बोला कि सबको एनर्जी रेडिएट करो भाई जाकर के अपना अपना। ठीक है, लेकिन ये रेडिएट करने के साथ साथ क्या होगा कि भाई रेडिएट अगर करेगा तो रेडिएट करने के साथ साथ तो वो तो धीरे धीरे तो वो ठंडा होने लगेगा ना, और फाइनली वो तो खत्म हो जाएगा। तो प्रीवोस्ट ने और दिमाग लगा दिया, उसने बोला कि अगर वो रेडिएट करेगा तो वो एब्जॉर्ब भी करेगा, और अगर रेडिएशन ज्यादा है एब्जॉर्प्शन कम है तो टेम्परेचर गिरेगा, और अगर रेडिएशन कम है एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यही तो होता है। ठीक है, क्लियर, मतलब मजेदार थ्योरी है। चलो अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टीफेंस पे आते हैं। स्टीफेंस सर यानी ये फोन का रेडिएशन ज्यादा होता है? फोन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, वो तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। फोन तो होता है हमारा डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होता है। तो सर पता क्यों नहीं चलता, इसका आंसर नहीं दिया आपने। मतलब कि टेम्परेचर बहुत कम है ना, हमारा टेम्परेचर बहुत कम है, नहीं पता चल रहा है। सन आखिर इतनी दूरी से सन जो है वो धरती को अपना एनर्जी क्यों भेज दे रहा है भाई। सर इससे हमें कुछ हार्म होता है टेम्परेचर क्या? ज्यादा है सर। टेम्परेचर 3 फैक्टर उसने बताया ना, टेम्परेचर बताया, एरिया बताया, और एमिटिंग सरफेस एरिया का उसने यस सर। एमिटिंग सरफेस एरिया का नेचर बताया, नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस एरिया। अब यहाँ पे मैं ब्लैक बॉडी की बात करूंगा, नेचर की इसने बात कर दिया ना, प्रीवोस्ट ने नेचर का बात कर दिया कि वो नेचर जो बॉडी जो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है वो किस नेचर का है। तो यहाँ ब्लैक बॉडी आता है पिक्चर में, अब पिक्चर में ब्लैक बॉडी आएगा। प्रीवोस्ट 1794 का बात है भाई, ये 17वीं 16वीं सदी 18वीं सदी का बात है, उस समय प्रीवोस्ट आया था, उसने ये सब कुछ उस समय बता दिया था। तो अब जो है ना वो एंट्री होती है ब्लैक बॉडी की। प्रीवोस्ट ने बोला कि टेम्परेचर पे वेरी करेगा, एरिया पे वेरी करेगा, और नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस, जिस सरफेस से वो एनर्जी निकल रहा है उस पर। तो नेचर का मतलब क्या होता है, ब्लैक बॉडी। अभी हम उस पर बात करेंगे, ब्लैक बॉडी पे भी हम आने वाले हैं। तो इसलिए, और हमें हमारा क्यों नहीं पता चलता है, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बहुत कम है। सन का क्यों पता चल रहा है, सन का टेम्परेचर बहुत हाई है भाई, बहुत हाई है। चलो आज आगे चलते हैं, स्टीफेंस पे आते हैं। ठीक, आ जाओ स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, तो स्टीफेंस ने क्या कहा था भाई, अब स्टीफेंस ने उसी का जो प्रीवोस्ट का थ्योरी था ना, उसी को उसने हाथों हाथ उठाया और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। स्टीफेंस ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जो थर्मल एनर्जी जो रेडिएट करता है, उसका रेट जो होता है, रेडिएशन रेट ऑफ थर्मल एनर्जी रेडिएशन, इसका जो ये प्रोपोर्शनल होता है। ये बेसिकली उसने क्या बताया था, उसने एरिया बताया, और उसने टेम्परेचर बताया, और उसने सरफेस एरिया, नेचर ऑफ सरफेस एरिया बताया। ये प्रीवोस्ट ने बोला कि इन तीनों पे फैक्टर डिपेंड करेगा।
तो स्टीफन्स ने इसका एक्सपेरिमेंट किया। स्टीफन्स ने एक्सपेरिमेंट करके इसको कहाँ पे लेकर गया, उसने एक डेटा दिया, जो थर्मल एनर्जी रेडिएशन होता है उसका रेट जो होता है, रेट ऑफ थर्मल एनर्जी रेडिएशन, वो होता है सिग्मा ए टी का पावर 4 होता है। ठीक है, ये किसने दिया, ये स्टीफन ने दिया। और ये लोग कैसे आया, सवाल फिर से वही, आखिर इसका डेरिवेशन कैसे होगा, आखिर इसका डेरिवेशन कैसे होगा। स्टीफन बोल, इसी से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिराइव करेंगे ना, यही हमारा बेस है। अभी मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिराइव करने जा रहा हूँ, तो ये हमारा बेस है, यहाँ से स्टार्ट होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जेई में एक सवाल अक्सर आता रहता है, हर एक साल 2 साल गैप करके जेई पूछ देता है भाई न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। तो सवाल ये है कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे, मतलब सवाल ये है कि टी का पावर 4 ही क्यों आया, टी का पावर 3 क्यों नहीं आ गया, 2 क्यों नहीं आ गया, मतलब फोर्थ पावर, टेम्परेचर का फोर्थ पावर। सोचो कि अर्थ का टेम्परेचर जितना भी रहा होगा, एक तो कि बहुत हाई टेम्परेचर है, और स्टीफेंस बोल रहा है कि उसका पावर 4, ठीक है, उस हिसाब से जो है ना रेडिएशन हमारे तक पहुंच रहा है। इस रेडिएशन का स्पीड ये वाला स्पीड है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, रेडिएशन उतना ज्यादा होगा। एरिया, अर्थ का एरिया भी बहुत बड़ा है, अभी पता ही आप लोग, अर्थ बहुत बड़ा है, ठीक है। और इसमें मैं क्या हाँ, मैं बात कर रहा था कि आखिर ये आया कैसे, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, इस पर मैं बात कर रहा था। तो बेसिकली स्टीफेंस का जो ये लॉ दिया हुआ था ना, ये लॉ एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल डेटा के आधार पर स्टीफेंस ने दिया था। जैसे मैंने हीट करंट को आपको दिखाया, हीट करंट एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, हीट करंट प्रैक्टिकल है, उसका कोई थियोरेटिकल नहीं है। स्टीफेंस ने इसको एक्सपेरिमेंटल डेटा से प्रूफ किया था, एक्सपेरिमेंटली ये डिराइव्ड है। तो उसने देखा भाई कि जो रेडिएशन एनर्जी है ना, उसका रेट जो होता है वो टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस प्रोपोर्शनलिटी को, ये जो इसी का जो प्रीवोस्ट का जो था, प्रीवोस्ट के अकॉर्डिंग यू इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई 4, यू इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। और जब इन दोनों को अगर आप हटाते हो, ए टी के पावर 4, तो आप एक कांस्टेंट देते हो, ए बराबर कांस्टेंट ए टी के पावर 4। इस कांस्टेंट को स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, स्टीफेंस कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10⁻⁻8, 5678, ठीक है। ये ऑर्डर देखो पूरी तरह से, ये आप आसानी से याद कर सकते हो, 5 6 7 8, बहुत आसान है याद करना, ठीक है। इसका यूनिट आप लिख सकते हो, स्टीफेंस कांस्टेंट का यूनिट अगर आप, ये पूछा जाता है ना, ये सब पूछा जाता है भाई, तो ये हो गया वॉट, ये हो गया मीटर स्क्वायर, और ये हो गया केल्विन के पावर में 4। ये स्टीफेंस कांस्टेंट अक्सर पूछा जाता है, तो इसका आप यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टीफेंस ने जो इसको निकाला, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला था। स्टीफेंस का ये डेटा जो था वो एक्सपेरिमेंटल डेटा था, बट फिर बोल्ट्जमैन 5.67 क्या है, ये कांस्टेंट है, ये जो आपने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके कांस्टेंट दिया होगा ना, इस कांस्टेंट का भी डेटा उसने एक्सपेरिमेंटल निकाला था। तो स्टीफेंस का जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा पे था, ठीक है। स्टीफेंस ने जो ये फॉर्मूला डिराइव किया था, ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया था। अब एंट्री होती है बोल्ट्जमैन की, तो बोल्ट्जमैन ने इसको थियोरेटिकली प्रूफ कर दिया था। बोल्ट्जमैन ने क्या किया था, इसको थियोरेटिकली प्रूफ किया था। ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा जो स्टीफेंस का दिया हुआ था, बोल्ट्जमैन ने इसको थियोरेटिकली प्रूफ किया हुआ है। अब ये प्रूव्ड हो जाता है, थियोरेटिकली इसको आप प्रूफ कर सकते हो। हीट करंट वाला थियोरेटिकली प्रूव अभी नहीं है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो आया था हीट करंट, इसका प्रैक्टिकल नहीं है सब कुछ, बट इसका जो स्टीफेंस ने इसको दिया था एक्सपेरिमेंटली, इसको बोल्ट्जमैन ने आगे चल के थियोरेटिकली प्रूफ किया हुआ है, वो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है भाई। बताओ, क्लियर है, प्रीवोस्ट थ्योरी समझ में आया, कोई डाउट है किसी को, पूछो किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक तो, है ना। क्योंकि प्रीवोस्ट थ्योरी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा भाई, कुछ भी आगे फिर, अब स्टीफेंस तक मैं पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए मुझे वो बताना जरूरी था। तो इसलिए मैंने प्रीवोस्ट को इतना एक्सप्लेन किया, 15 मिनट लगे उसको एक्सप्लेन करने में, बट इंटरेस्टिंग है वो। बोल्ट्जमैन ने क्या किया, बोल्ट्जमैन ने इसको थियोरेटिकली प्रूफ किया है। तो ये जो लॉ होता है ना, इसलिए ये स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ के नाम से जाना जाता है। स्टीफेंस और बोल्ट्जमैन दोनों के नाम से जाना जाता है। स्टीफेंस ने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था, बोल्ट्जमैन ने इसको थियोरेटिकली प्रूफ कर दिया। आगे चल के इसको कुछ दिन बाद बोल्ट्जमैन ने इसको थियोरेटिकली प्रूफ कर दिया था कि जो रेडिएशन एनर्जी का जो रेट होगा ना, वो टी के पावर 4 से ही वेरी करेगा ना, 3 2 1 5 6 7 से नहीं करेगा, 4 से ही करेगा। ये
ये बोल्ट्जमैन का डिराइव्ड है, बोल्ट्जमैन ने इसको थियोरेटिकली डिराइव किया हुआ है। एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बोल्ट्जमैन ने इसको थियोरेटिकली डिराइव किया हुआ है। ठीक है, बाकी प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज का वही है, जितने भी थे मैंने आपको सब बता दिए हैं। बाकी उसमें अब और आप ढूंढो प्रीवोस्ट में। प्रीवोस्ट का एक तो वही है, 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। हाँ नहीं गई है गुलशन, वो मैं आज भेज दूंगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए रहने देते हैं। बच गया हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये दोनों अगली क्लास में खत्म कर दूंगा। फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह देखते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल्स, 5-6-7-8 न्यूमेरिकल्स कोशिश करेंगे, 8-10, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुझे सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है अभी मेरा, मैं 4 क्लास पीछे चल रहा हूँ, तो मुझे सिलेबस भी जल्दी खत्म करना है। बट प्रॉब्लम है कि अगर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लीव लीव। प्रॉब्लम ये है कि अगर प्रीवोस्ट वगैरह को एक्सप्लेन नहीं करो तो आगे रेडिएशन ही समझ में नहीं आता कि आखिर रेडिएशन हो गया। रेडिएशन पहले तो ये समझो कि रेडिएशन को कंडक्शन और कन्वेक्शन से अलग फील तो करो। मैं आपको रेडिएशन पे इतना फोकस कर रहा हूँ। रेडिएशन जो है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन से अलग है, आप इस चीज को फील तो करो। इसलिए ये सब चीजें रेडिएशन पे बात करना इसलिए जरूरी है, रेडिएशन पे बात करना इसलिए जरूरी है। कंडक्शन पे तो सब बात करते हैं, कंडक्शन पे बात करना बहुत आसान है, कंडक्शन पे बात करना बहुत आसान है, वो तो बहुत ही आसान थ्योरम है। बट रेडिएशन वाकई में टफ है, बहुत टफ है रेडिएशन, रेडिएशन को समझना। प्रीवोस्ट ने इसका काम बहुत आसान कर दिया। प्रीवोस्ट ने जो थ्योरी अपना दिया ना, मार्वेलस, मतलब आउटस्टैंडिंग, बहुत ही आसान कर दिया उसने रेडिएशन को समझना समझाना। मतलब बताओ, मुझे काफी आसान लगा समझाना रेडिएशन को। सबसे बड़ा पॉइंट उसका वही था कि भाई कि आखिर सूर्य के पास वो एकाधिकार क्यों चला गया कि सिर्फ वही रेडिएट करेगा, वैक्यूम में करेगा। वैक्यूम में क्यों हो रहा था भाई, वो तो एटमॉस्फेयर में तो आया ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो आया, मस्त क्रॉस किया, क्रॉस करके पहुंचा मेरे पास। तो रेडिएशन एनर्जी कोई तो ये तो नहीं बोला था कि रेडिएशन जो होगा वो सिर्फ वैक्यूम में होगा, ये तो नहीं बोला था। वैक्यूम में भी हो सकता है, दैट इज रेडिएशन। बट वो उसके लिए मटेरियल मीडियम भी आ जाए बीच में तो क्या वो ट्रेवल करना बंद कर देगा क्या? मटेरियल मीडियम अगर आ जाएगा बीच में तो वो ट्रेवल करना बंद थोड़े ना कर रहा है। तो ये सबको प्रीवोस्ट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बेहतरीन। चलो ठीक है, मेरी नेक्स्ट, हाँ ओके देवाशीष, ठीक है, मेरी नेक्स्ट क्लास है। ओके, बाय गाइस।